हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में आता है आपका, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो गोजन है, उनका पूरा नाम क्या है? हरमन हेनरिच गोजन, ठीक है। पेज नंबर 46 में दे रखा है। तो उनका पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब कि जितना ज्यादा आप आगे आगे जाते रहोगे तो उतनी उतनी जो यूटिलिटी है वो आपकी गिरती रहती है, ठीक है। उतनी उतनी ही यूटिलिटी आपकी गिरती रहती है। व्हाट इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत ही ज्यादा हंग्री हैं, है ना, तो हमें बहुत तेज भूख लग रही है। सो पहली वाली फर्स्ट रोटी जब आप खाओगे तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू विल गेट? यू विल गेट प्लेंटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप जब सेकंड चपाती खाओगे देन आपको थोड़ा अच्छा लगा। अगर आप 4 चपाती खाते हो तो यहां तक खा ले तो अब आपको और नहीं चाहिए। तो उस चीज की जो यूटिलिटी है, बेनिफिट है, वो गिरता रहता है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपको कहे कि भाई मैं अब आपको नेक्स्ट चीज फ्री में दे देता हूं, ले लो, आप कहोगे और नहीं, भूख नहीं खा सकता मैं। सिमिलरली आपको अगर कोई चीज मिल रही है तो पहले जब वो मिलती है तो बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन उसके बाद उसी चीज पे जो यूटिलिटी है वो कम होती रहती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जितना पहले हम पैसों की कीमत चुकाने को रेडी थे, बहुत तेज भूख लगी है तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे खाना खाने को उतावले हो जाएंगे, राइट? यस। बट अगली बार आप उतनी कीमत नहीं चुकाएंगे बिकॉज यूटिलिटी भी कम हो रही है। आई वॉन्ट टू सेक्रीफाइस लेसर एंड लेसर, मतलब मैं कम सेक्रीफाइस करना चाहूंगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस। तो यही कह रहे हैं वो कि जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती रहती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो सेकेंड लॉ है इनका, ये तो इनका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? गूजन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है? इसमें सिर्फ इतनी सी भी चीज है कि दो चीजों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि दोनों से जो हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है वो इक्वल हो, ठीक है। अगर मेरे को 2 एप्पल और 4 बनाना खाने पे जितनी 2 एप्पल खाने में हो रही है उतनी ही अगर मुझे 4 बनाना में खाने में सेटिस्फेक्शन हो रही है, इट मीन्स कि ये मेरी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, विद गिवन अमाउंट ऑफ बजट, जितने भी आपके पास पैसे हैं। यस, सो दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। स्पेंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड यू आर गेटिंग सेम यूटिलिटी। यस। नेक्स्ट, गुजन का थर्ड लॉ क्या कहता है? स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, कि हमारे पास जो टोटल सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। सो वी कैन नॉट कंज्यूम एवरीथिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम, राइट? सो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू सेक्रीफाइस। यस। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं या फिर चूज अमंग देम। तो ये बेसिक यूटिलिटीज है जो पूरी इकोनॉमिक्स में यूज होती भी है आपकी। चलिए, फिर उसके अलावा फ्रेंड्स, आप सबने मेरे को कहा था कि डिफरेंट जो कर्व्स है वो एक ही जगह पे सिखा दो, लाइक प्रोडक्ट कर्व, यूटिलिटी कर्व एंड कॉस्ट कर्व। सो आई एम डूइंग दैट। सबसे पहले मैं आपके साथ प्रोडक्ट कर्व्स दिखा रही हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? जी, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट कर्व में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं आपका, अरे ये क्या भूल गया, जी। प्रोडक्ट कर्व यू शेप होता है या इन्वर्टेड यू शेप होता है? बताइए। प्रोडक्ट कर्व इन्वर्टेड यू शेप होता है, ठीक है जी।
सो फ्रेंड्स, ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से जाता है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? अच्छा, सो फ्रेंड्स, ये जो टोटल प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से जा रहा है। आई थिंक अब दिख जाएगा। एंड जहां हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट कब इंक्रीज हो रहा है, वहीं एमपी और एपी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन एमपी जल्दी ही नीचे चला जाता है। ये मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रही लाइन, तुम समझ लो, ठीक है। और जो एमपी और एपी है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाले पॉइंट पे, तब आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। स्टेजेस कैसे पता चलेंगी? तो जब आपने डायग्राम सही बना लिया, आपका गलत कभी भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि जो आपका एपी है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। किस किस को पता था ये वाली बात? एपी कभी नेगेटिव होता ही नहीं और एमपी नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। जब आपका एमपी 0 है ना, देन आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी। जब एपी और एमपी आर कटिंग ईच अदर, देन आपकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी, फर्स्ट स्टेज एंड होगी, ठीक है। ये आपको स्टेजेस बनानी आ गई। यू वर नोइंग अबाउट दिस टॉपिक, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है? स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जो आपका टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। और वहीं पे आपका जो एमपी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन फर्स्ट स्टेज के एंड तक आते आते ही एमपी जो है मैक्सिमम भी हो गया। कैन यू सी? एमपी मैक्सिमम भी हो गया एंड फिर वो डिक्रीज करने लग गया। मतलब फर्स्ट स्टेज के आने के फर्स्ट स्टेज के एंड तक एमपी इंक्रीज होकर मैक्सिमम होकर डिक्रीज भी होने लग गया। यस, बस डिक्रीज होने लगा, पूरा डिक्रीज नहीं हुआ। जबकि एवरेज प्रोडक्ट इज जस्ट इंक्रीजिंग एंड कमिंग एट मैक्सिमम। जो एपी है वो इंक्रीज हो रहा है और अपने मैक्सिमम पे है। जब एपी मैक्सिमम पे है तब से आपकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी। एनीवन क्लियर? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। एमपी जब आपका एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, देन उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। देन सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि आपका एमपी जो है वो गिरने लग गया ना। एमपी आपको स्मोक क्या दिखाता है बताओ? स्लोप, ठीक है। सो टी फॉर टोटल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको स्लोप बताता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में? तो जब ये गिर रहा है तो वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम 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 पे। हाँ जी। और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो आपका कभी भी 0 नहीं होगा। और जब एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा, देन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो फिर गिरने लग जाएगा क्योंकि वो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो टीपी बिल्कुल ही गिरने लग जाएगा। सो जो एपी है वो गिरेगा तो सही, बट नेवर बी 0 और नेगेटिव, नेवर टच एक्स एक्सिस। सो ये सब किस किस को आ गया? अब आप डायग्राम खुद से बना सकते हो, बनाओ। देखिए, मैं टाइम दे रही हूं आपको, बताइए ये बन रहा है कि नहीं। आपने ये ऐसे बना दिया, ठीक है। जहां इसका मैक्सिमम है उसमें एमपी को नीचे गिरा दिया। अब इसके बाद एपी जब मैक्सिमम होगा और यहां पर कट होगा ना इसके साथ, ठीक है, तब इससे आप सेकंड वाला ले गए। बस अब आप सब कुछ सही कर लोगे। एनी डाउट? सबने बनाया कि नहीं? अब आप क्वेश्चन इजीली सही कर लोगे। मैंने आपको बनाना सिखा दिया। दिस इज हाउ यू शुड मेक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस, ठीक है। हाँ जी, सबको आ गया? नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको बना के सिखा रही हूं, टोटल यूटिलिटी। ये टोटल प्रोडक्ट और टोटल यूटिलिटी वाले जो डायग्राम्स है ना, ये दोनों ही इन्वर्टेड है, इसलिए उसको मैं वही रख देती हूं, प्रोडक्ट वाले डायग्राम्स को।
अब मैं यूटिलिटी दिखा देती हूँ इसी स्लाइड पे, ठीक है, यूटिलिटी वाला डायग्राम दिखा देती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए, इसको बनाते हैं। सो इसमें टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर गिर जाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टीयू, ठीक है। लेकिन जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रही है उसको नीचे ले आओ, और एक्चुअली एमयू सीधा नीचे जाएगा। थोड़ा वो हो गया, अरे रफर कहाँ है? हाँ यार, रबड़ ही नहीं आ रही। चलो यहां से ले जाती हूँ मैं, ठीक है। यस सो बेसिकली यहाँ पे जो एमयू था वो आपको ऊपर जाके नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ एमपी, बट हियर एमयू इज स्ट्रेट डाउनवर्ड, ठीक है। ये फर्क है बस। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिल रही है, देन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे? इसमें रिलेशन हम ऐसे बनाएंगे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। सो बेसिकली ये कहते हैं टोटल यूटिलिटी राइजेस विद इंक्रीज इन कमोडिटी, मतलब जितना ज्यादा मेरे को कमोडिटी मिलती है उससे टोटल यूटिलिटी तो राइज होती है, लेकिन पर यूनिट जो यूटिलिटी है वो गिरती है। इसलिए तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। हर एक अगली चीज कंज्यूम करने पे यूटिलिटी पिछली बारी से कम होती है। इज दिस क्लियर? ये अभी मैंने रोटी वाला एग्जांपल दिया था, सबको समझ में आ गया था? हाँ जी। व्हेन टीयू इंक्रीजेस मैक्सिमम, जब टीयू मैक्सिमम हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0, कि भाई हम इसके बाद रोटी नहीं खा सकते और पेट भर गया है, ठीक है, ऐसा। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीज बियॉन्ड दिस पॉइंट, आपको नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर कोई बंदा एक दिन में 10 रोटी 100 रोटी खा ले, उससे क्या हुआ? अपोजिट रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा ना, तो मतलब हेल्थ में सुधार आने की बजाय खराब होनी शुरू हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव जा रही है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर? हाँ, फिर क्या होगा वो तो आपको पता ही है क्या होगा ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसके बाद पहले कॉस्ट कर्व करवा दूं, ठीक है, फिर आपको इंडिफरेंस कर्व करवाऊंगी। डू यू वांट टू डू कॉस्ट कर्व फर्स्ट? ओके। अच्छा, कॉस्ट कर्व और रिवेन्यू कर्व है ना, ये 2 कर्व हमारे अभी बच्चे हैं, मुझे लगा कि नहीं है। ठीक है, कॉस्ट कर्व और रिवेन्यू कर्व कराती हूँ। कॉस्ट कर्व आपका यू शेप होता है कि कैसा होता है, और रिवेन्यू शेप इन्वर्टेड यू ही होता है, तो मतलब इन्वर्टेड वाले पहले करा दी। ओके, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया और यूटिलिटी कर्व मिल गया। हम लोग कॉस्ट कर्व करने की कोशिश कर, रिवेन्यू कर्व करने की कोशिश करते हैं सेम स्लाइड पे। सेम स्लाइड पे कर देते हैं, जगह है इतनी हमारे पास, क्योंकि सिमिलर ही है ना, तो एक ही जगह पे हो जाएगा रिवेन्यू। ठीक है, सो फ्रेंड्स, रिवेन्यू कर्व बेसिकली अगेन ऐसा ही ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? हाँ जी। और जो आपका इसके साथ क्या दिखाना हमने, एआर एंड एमआर। एआर ऊपर होता है कि एमआर ऊपर होता है? एआर इज फ्लैटर एंड एमआर इज लाइक दिस। ठीक है, यहां पे एमआर होता है। इज दिस क्लियर? हाँ जी। छोटू सा बना दूं मैम? ठीक है, बना दिया भाई मैंने। तो फ्रेंड्स, एक चीज है, एमआर आपका नेगेटिव जरूर आ जाता है। सो जहां पे आपका एमआर 0 है वहां पे आपका टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है। सिंपल सी बात है, जहां पे एमआर 0 है वहां पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है। दिख ही रहा है? ठीक है, चल गया जो चलना था। सो रिवेन्यू का मतलब जो हमें टोटल प्रॉफिट मिल रहा है। एवरेज रिवेन्यू कैसे आता है? टोटल प्रॉफिट, टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट नहीं कहते, खैर रिवेन्यू होता है P इंटू Q। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज AR।
एयर इक्विवेलेंट टू प्राइस एज वेल, ठीक है। एंड जो एमआर है वो मार्जिनल जो है पर यूनिट में जो जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं बस इसके अंदर। जब ये आपका एमआर पॉजिटिव है तो टीआर इंक्रीज हो रहा है, एमआर जीरो हो गया टीआर मैक्सिमम हो गया, एमआर डिक्रीज हो रहा है तो टीआर भी डिक्रीज होने लग गया। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड, सिंपल। तो ये सब के डिफरेंस है, अगर आपने देखना है तो अपनी नोटबुक में साफ साफ बना लो, ठीक है। वो सबसे बड़ा फिर छोटा और उससे छोटा डायग्राम अपने ने बना लिया। अब मैं आपको कॉस्ट कराऊंगी क्योंकि कॉस्ट का बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए ये सारे इन्वर्टेड यू शेप मैंने एक साथ करवा दिए हैं। बहुत डिमांड आई थी मेरे को इसकी कि मैम ये सारे कर्व एक साथ करा दो, तो वो करवा दिए। हाँ जी, अब हम करते हैं कॉस्ट कर्व्स। कॉस्ट कर्व्स इसमें गैप क्यों होता है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो एवरेज रिवेन्यू होता है ना इज ऑलवेज फ्लैटर देन एमआर, ठीक है। एमआर से फ्लैटर होता है। मैं जब आपको मार्केट्स करवाऊंगी ना जैसे मोनोपोली वगैरह, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसके प्राइस कैसे डिराइव होते हैं एंड ऑल। सो एयर कैन बी डिफाइंड एज डिमांड कर्व आल्सो, ठीक है जी। वो बाद में देखते हैं, अलग टॉपिक है वो, अभी तो मैंने कर्व्स का डिफरेंशिएशन दिखाया है। हाँ जी, सो फ्रेंड्स लेट्स सी, सारी की सारी कॉस्ट आपको बना के दिखाती हूँ मैं। देखिए, एक तो आपकी होती है टोटल कॉस्ट, लेकिन मुझे ये बात बताओ टोटल कॉस्ट आती कैसे है? इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कौन है? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे जा रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और बिल्कुल ऐसे ही इसी का देखो, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है ना, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, वो यहां से स्टार्ट होगी। टोटल कॉस्ट, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं देख रही थी आप क्या क्या कमेंट कर रहे हो। और फ्रेंड्स जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरीके से विजिबल होती है, जो कि यू शेप होती है। तो कॉस्ट कौन सा है? यू शेप, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसका हायरार्की कैसे समझेंगे? कुछ इस तरीके से देखिए, व्हेन एमसी इज डिमिनिशिंग, जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। बहुत जल्दी जल्दी नहीं भाग रही, आराम आराम से भाग रही है। टोटल कॉस्ट आराम आराम से जा रही है। इंक्रीज क्लियर? यस। व्हेन एमसी इज राइजिंग, ये वाला पार्ट राइजिंग, टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से भाग रही है ना। यस। व्हेन एमसी रीचेस एट लोअर प्लेस, लोअर पॉइंट, ये वाला लोअर पॉइंट, टीसी स्टॉप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो मतलब यहां पे जस्ट हल्का सा इसका आ रहा है नॉर्मल प्लेस। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। मैं दोबारा बताती हूँ, व्हेन एमसी इन डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? व्हेन एमसी इज राइजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इज दिस क्लियर? यहां पे थोड़ी कांस्टेंट रह रही है। यस यस, कोई शक इसके अंदर? कोई शक नहीं है। आइए वाली बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। चलो फिर बाकी की कॉस्ट कब समझते हैं। कॉस्ट कब कम थोड़ी है। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स हमने अभी समझे हैं, तो बाकी के जो कॉस्ट कर्व्स है उनको समझते हैं। एक तो आपका होता है एमसी, है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट है।
और एक है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक है एवरेज कॉस्ट। इन दोनों में गैप है। गैप क्यों है? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट भी तो होगी ना। तो एक्चुअली एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज लाइक दिस। इज दिस क्लियर? अब इस कॉस्ट कर्व के अंदर एक मैजिक है। कैन एनीवन सी मैजिक? इन्फॉर्म मी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। हाँ। दूसरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें किसी को शक है? एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कॉमर्स की बुक ऑर्डर की हुई है? आ गई, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर जरूर से रिव्यू जरूर कीजिएगा अपने। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, इससे क्या समझ में आता है? इससे इसका थ्योरी समझ में आता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज वर्टिकल डिफरेंस। मैं ये नहीं बोल सकती, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जो डिफरेंस इन दोनों में आएगा वो डिफरेंस इधर आएगा, इन दोनों का इधर, इन दोनों का इधर। समझे? इट इज वर्टिकल डिफरेंस। ऑफ कोर्स इट इज वर्टिकल डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला बता रहा है आपको, एसी एंड एबीसी। एसी और एबीसी में डिफरेंस है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, मजा ही आ गया। और इस शेप को क्या बोलते हैं? ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट जिस शेप में है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ज्यादा बोला, हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्या होता है? इलास्टिसिटी इज यूनिट, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड एक होती है, 1 होती है, पता है ना आपको, यूनिट इलास्टिक होता है। और कौन सा मेथड इसमें बचा है? एक सेकेंड, ठीक है। और कोई रिलेशन इसके अंदर बन सकता है? यस। व्हेन एमसी इज लेस देन एबीसी, जब आपका एमसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो क्या हो रहा है? सेम। व्हेन एमसी, यहां बना देते, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना। व्हेन एमसी इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं ना। फिर उस टाइम पे क्या हो रहा है बताइए? AC must be falling. या ABC must be falling. ABC इस केस में falling, इस केस में AC falling, ठीक है ना। ये गिर रहा है ना बेटा जी, गिर रहा है, ठीक है। When MC is equals to AC और ABC और AC, जब ये दोनों इक्वल है, MC इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर उसका उसके साथ रिलेशन भी सेम है, इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट मिनिमम। इधर भी एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम, ठीक है। ये रिलेशन समझ में गया? मिनिमम भाई, मिनिमम। हाँ, कांस्टेंट ठीक है, मिनिमम की बात हो रही है अभी। कांस्टेंट भी ठीक है, यस, कांस्टेंट इज आल्सो cover here. When MC is more than average variable cost और MC is more than average cost, देखो जब MC ऊपर चढ़ गया, इसके भी ऊपर चला गया, तो फिर AC is rising, average cost rise कर रही है, ठीक है। Here also average variable cost rising, ठीक है, वो rise कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, यस और नो? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई यहाँ पर। तो कॉस्ट कर्व्स हमारे हो गए हैं अभी। अच्छा, कॉस्ट कर्व में सारे नहीं हुए, मैं करवा देती हूँ आज, कर्व्स ही करा देते हैं ना, ऑल टाइप ऑफ कर्व्स इन वन क्लास।
सो ये जो बात हो रही थी ना, यहां से पेपर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। हाँ नहीं, वो तो बात की बात है, मैं एक क्वेश्चन आता है बहुत, वो ही आता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। यहां पे आप क्या दिखाते हो, आउटपुट। यहां पे आप क्या दिखाते हो, इनकी कॉस्ट। ठीक है, यस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये कहता है एट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट कौन है, ये वाला ना। कॉस्ट आपको गिरती हुई दिख रही है। ठीक है, जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ज्यादा कॉस्ट कम हो रही है। कम 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 कम। इज दिस क्लियर? तो पहले हमारे पास रिसोर्सेस इतने होते हैं कि हम और ज्यादा प्रोड्यूस करें और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में चले जाएं। ठीक है, हाँ, सीक्रेट प्रोमो कोड लगाना है। अगर तुम सप्लीमेंट में नहीं लगा रहे होंगे, मेन वाले में लगा रहे होंगे, सप्लीमेंट में लगाओ। अगर तब भी नहीं हो रहा तो आप मेरे को ईमेल कर दो, ठीक है, मैं एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगी। और जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, उसके अंदर कुडोजी लर्निंग में, तो अपने अकाउंट में .com के आगे स्पेस ना हो, ध्यान रखें, स्पेस हटा दे, क्योंकि ऑटो से .com जाता है तो उसके आगे स्पेस अपने आप लग जाती है, gmail.com या जो भी है उसके आगे। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया कि कॉस्ट रिड्यूस कर रही है जी, ड्यू टू ऐसा क्या हो रहा है, इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का मतलब होता है फायदा ऑफ स्केल, बहुत ज्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करने का फायदा मिल रहा है। ठीक है, स्केल पे प्रोड्यूस करने का बेनिफिट मिल रहा है। यस, बट व्हेन वी रीच टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। क्योंकि हमारे पास मान लो जितनी भी लेबर है, कितने का निचोड़ लोगे उसको, कितना काम करवा लोगे उससे, उस लेवल के बाद वो एक्चुअली इंक्रीज करनी चालू हो जाएगी कॉस्ट। इज दिस क्लियर? डिस इकोनॉमीज होने लग जाएगी। सिर्फ लेबर की बात नहीं है, आपके पास स्कैर्सिटी भी है रिसोर्सेज की, और भी दूसरे एक्सटर्नल इश्यूज आने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इज दिस क्लियर? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने लग जाएगा। ग्रेट, चलो फिर ये वाला पॉइंट बहुत आता है पेपर में। सो अब आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। अब मैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व्स करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट रन में यही तो होता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको बीच में से काटती हुई एमसी, है ना। और टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको भी बीच में से काटती हुई एमसी। सिंपल, ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन एक्चुअली लॉन्ग रन में कैसे आती है, लॉन्ग रन में हम कहते हैं ना कि ये जो एमसी है, ये छोटी 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 एमसीज को मिलाकर ही ये लॉन्ग रन एमसी बनी है, तो उसको कहते हैं एनवेलप ऑफ कर्व्स। ऐसे ही आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, ये छोटी छोटी एवरेज कॉस्ट को मिलाया तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन गई। इज दिस क्लियर? हाँ जी। ऐसे ही टोटल कॉस्ट भी बनेगी, स्मॉल 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 टोटल कॉस्ट को बनाया तो लॉन्ग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग वाली बनेगी। क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड, एनवेलप बोलते हैं इसको, ठीक है, जो उसके अंदर सारा समा जाता है, एनवेलप बोल देते हैं, उसका एनवेलप बन जाता है। तो ये आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझ में आ गया। इसका मतलब कि अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी से देख रहे हैं तो पुराने जमाने के ट्रेडिशनल थ्योरीज की वजह से क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है उनको
इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज दोनों फील हो रहे हैं। पहले आपका इकोनॉमीज और फिर डिसइकोनॉमीज। पहले आप ऊपर आपको बहुत मजा आ रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, कॉस्ट गिरी गिरी, फिर कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, नुकसान होता है, कंपनी को बंद होना पड़ सकता है। ये वाली बात समझ में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन यही कंसेप्ट जब हम मॉडर्न लेवल पे ले जाएं कॉस्ट कर्व्स की, आजकल कंपनीज आप देख रहे हो इतनी पुरानी से पुरानी फिर भी कैसे जिंदा है, फिर भी कैसे चल रही है, बिकॉज वो इनोवेशन करती रहती है, ठीक है। बिकॉज वो अपने जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस कर रही है, पॉलिसीज में चेंजेस कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। जरूरी नहीं कि वो डिसइकोनॉमिक्स फेस करे, तो डिसइकोनॉमिक्स फेस नहीं भी करती लॉन्ग रन में। तो मैं जरा शॉर्ट रन समझा दूं पहले, उसके बाद हम लॉन्ग रन समझेंगे। जो आपका शॉर्ट रन है ना, इसके अंदर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है दैट इज सिंपल। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कह लो या शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह लो, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये साउसर शेप का है, पहले नीचे से गया, जैसे इसके पास जा रहा है फिर ये ऐसा सीधा हो गया, बस बस बस। मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन एक लेवल ऐसा भी आएगा जिसके बाद चलो थोड़ी सी बढ़ती है ऐसा। इसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट एक साउसर शेप का है। मार्जिनल कॉस्ट मैं दूसरी जगह बनाऊं तो ऐसा करके ऐसे जा रहा है, ठीक है। शुरुआत में बहुत तेज गिर रहा है और फिर उसके बाद ऐसा स्टेगनेंट सा होकर फिर सीधा ऊपर जा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन सी। और ये जो बीच में है ये कंपनी की रिजर्व कैपेसिटी है, मतलब कंपनी तब तक काम करती रहेगी जब तक वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट जितना उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसके बाद उसको लॉस शुरू हो जाएगा, वहां तक ना पहुंच जाती, ठीक है। इसलिए ऐसा बिकॉज ऑफ इनोवेशन, यस। लेकिन ये तो भाई शॉर्ट रन की बात है, जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, हो सकती है ओके, जिसकी ज्यादा इंक्रीज होगी वो फॉर्म निकल जाएगी, जिसकी ठीक ठीक होगी वो रह जाएगी। लेकिन इन लॉन्ग रन, या फिर ये कह सकते हो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्ट बना रही कंपनी को वो प्रोडक्ट बंद करना पड़ सकता है। अरे आपने एक बात देखी, नोकिया बहुत मजे में बढ़ रहा था, यानी कि उसकी कॉस्ट गिर गई थी, उसमें प्रॉफिट भी बहुत हो रहे थे, लेकिन नोकिया बीच में से गायब हो गया मार्केट से शॉर्ट रन में। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, नोकिया अगेन केम, नोकिया वापिस दोबारा से आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो फिर से उठ रहा है। आई एबल टू रिकॉल? अभी देखो मार्केट में दोबारा नोकिया है कि नहीं। जरूरी नहीं कि हाँ बहुत बढ़िया लेवल पे आ रहा है, लेकिन आउट भी नहीं हुआ है पूरा। सो लॉन्ग रन की बात हम यहीं से शुरू करते हैं। फिर लॉन्ग रन में आपकी एल शेप लॉन्ग रन या फिर इन्वर्टेड जे शेप लॉन्ग रन कर्व भी बनती है। तो देखिए कैसे बनती है, मैं दो की जगह बना लेती हूं बस, दो कर्व्स बन जाए। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कंपनी इस तरीके से अपना काम कर रही है, बीच में इनोवेशंस कर रही है, डिफरेंट चीजें कर रही है कि ये जो एमसी है ये तो साउथ शेप भी है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस कर रही है कि ये जो कॉस्ट भी है ना ये भी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे नीचे जाएगी। और एक लेवल के बाद आप ये कह सकते हो कि ऐसा हो गई, एल शेप में सीधी हो गई, ठीक है। सो दिस इज एल शेप। ऐसा क्यों? कंपनी अपना जो कॉस्ट है वो गिरा रही है, लेकिन उसके बाद हम ये कह रहे हैं यहां पर इस टर्म में हो क्या रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर इक्वल टू डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसा नहीं हो रहा। यस, जितना कंपनी को नुकसान हो रहा है उतना वो फायदा लेके चल रही है, उतना वो अपने आप में इस तरीके से कर रही है कि नेट जीरो हो जाए। अच्छा, आपने गवर्नमेंट का देखा कि लॉन्ग रन में हम क्या चाहते हैं, हमारे जो इमिशन है वो नेट जीरो करना चाहते हैं, मतलब हम इमिशन तो करेंगे लेकिन उसको साथ साथ रिड्यूस भी कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर नुकसान तो हो रहा है या फिर डिसइकोनॉमिक्स तो हो रही है, लेकिन उसको ओवरकम भी कर लेंगे, तो एटलीस्ट यू विल रिमेन एट द सेम प्लेस। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट समझते हैं
ये कंपनी बड़ी मजेदार होती है, इन्वर्टेड जे। इन्वर्टेड जे एक्चुअली जे नहीं है ना, इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो एक्चुअली ये नीचे जाता है ऐसा, टच नहीं करेगा लेकिन नीचे जाएगा। तो एलएमसी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दोनों ही गिरते रहते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट को नेगेटिव नहीं होने दे रहा। एलएसी भी गिरता रहेगा लेकिन उसको स्ट्रेट भी होने दे रहा है और बढ़ने भी नहीं दे रहा है। हाउ? मैक्सिमम लेवल ऑफ आर&डी, बढ़िया तरीके की आर&डी, रिसोर्सेज का सही यूज करना, अपने आप को बस एक्सपेंड करते रहना है। अच्छा, इनका कोई एग्जांपल है क्या? एनी एग्जांपल? चांदनी चौक के परांठे वाली गली, और भी कोई एग्जांपल हो सकता है आपके आसपास की कोई ऐसी फेमस, जो यार 1800 ईस्वी से शॉप्स हैं, अभी तक चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहां जितना पहले क्राउड आता था, आज के डेट में उससे ज्यादा क्राउड बैठा होता है, लाइन लगती है बाहर बाहर तक कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये चीज लेने के लिए खड़े हम। नायलॉन क्लोथ्स, यस दैट कैन बी एग्जांपल। नायलॉन क्लोथ्स में क्या हो रहा है कि वो सिर्फ पहले टेंट के लिए यूज हो रहे थे या पैराशूट्स के लिए यूज हो रहे हैं, अब आपके कपड़ों में यूज हो रहा है, फुली फुली ड्रेसों में यूज हो रहे हैं, अभी वो कपड़ा उसके अलग अलग चीजें बनती जा रही है। एमडीएच मसाला, यस, so they are doing such a thing कि they are not increasing their cost, they are just growing. They are thinking something differently, या यूनिक चीज दे रहे हैं वो लोगों को, जिसकी वजह से वो वहां आ रहे हैं बार बार, ठीक है। अच्छा, वो भी कह सकते हैं मुंबई की वो लोकल ट्रेन है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है पहले से क्राउड? चलो मेट्रो आ गई तो मुझे पता नहीं, मेट्रो जब आ जाएगी तो फिर हो सकता है कम हो जाए। खैर, so these all are example of modern cost curves, ठीक है। तो कितना अच्छा लगा आपको क्लास? ठीक है, तो मैं आज इस सेशन का नाम चेंज करके ऑल टाइप ऑफ कर्व्स इन वन क्लास कर दूंगी, ठीक है। अगली बारी हम क्या पढ़ना चाहेंगे इकोनॉमिक्स में? डे 2 में अगली बारी हम करना चाहेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और क्या बचा? आई थिंक ये सब चीजें हम अगली बारी एक ही क्लास में करेंगे। फिर इससे क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमीज इन वन क्लास हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको कर्व कर देते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मीट यू सून इन नेक्स्ट क्लास। एंड अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप ये जो पूरी कॉमर्स की बुक है A to Z पढ़ लो, मजा आ जाएगा, मस्त। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कंसेप्ट भी मैंने चार्ट फॉर्म में दे रखे हैं, बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। एंड पेपर में 100% मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हो, हर बार मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए हैं मेरे लर्नर्स, ठीक है। तो थैंक यू and meet you soon in next class.